हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर फोर्थ प्राणी जगत, जिसमें हम सारे ऑलमोस्ट संघ कंप्लीट कर चुके हैं। अपने 10 संघ, हमारा लास्ट संघ चल रहा था कोर्डेटा। तो कोर्डेटा संघ में हमने पढ़ा था जो कोर्डेटा संघ है, इस संघ के प्राणियों की तीन विशेषताएं थी कि इनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। पृष्ठरज्जु यानी कि जिसमें मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो पाया जाता है। इनमें पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाता है, यानी कि डोर्सल होलो नर्व कोड, जिसे सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइन का निर्माण करते हैं। पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु जिसे बोलते हैं। युग्मित ग्रंथिल क्लोम छिद्र पाए जा रहे थे, जिसको बोल रहे थे गिल स्लिट्स। ठीक है, उसके बाद हमें लक्षण जाने कोर्डेटा संघ के कि क्या क्या लक्षण थे कि ये सभी द्विपार्श्व सममित प्रगुह्य प्राणी थे और इनमें त्रिकोरिक संगठन पाया जा रहा था। और इनकी देही भित्ति में तीन जनन स्तर पाए जा रहे थे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, मीजोडर्म मध्य त्वचा, एंडोडर्म अंत्य त्वचा। इनकी जो देह भित्ति थी वो तीन जनन स्तर से मिलकर बनी थी। और इनमें इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जा रहा था। और इनमें जो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र था वो पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है, तो वो मुझे अभी क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करूँ। ये चीज़ आपके दिमाग में खुद होनी चाहिए कि बंद रुधिर परिसंचरण क्या होता है और खुला परिसंचरण क्या होता है। मैंने आपको बहुत बार, जब से हमने स्टार्ट किया है चैप्टर प्राणी जगत, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ इस बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी किया था पिछली अपनी टॉपिक में कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उसके बाद इनमें जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है और लाल रुधिर कणिका इनमें पाई जाती है। पाचन बाह्य कोशिकीय था, इनमें पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां पूर्ण विकसित थी। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जो है अस्थि बोन्स से बने अंत्यकंकाल इनमें एंडोडर्म पाए जा रहे थे। इनमें उत्सर्जन के लिए प्रोटो वृक यानी कि किडनी, मीजो व मेटा नेफ्रिक वृक किडनी पाई जा रही थी। और नर और मादा इनमें अलग अलग होते हैं। इनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है तो परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है इनमें, और कुछ अपवाद में परिवर्तन अप्रत्यक्ष भी होता है, क्योंकि यानी कि लार्वावस्था भी इनमें पाई जाती है। वो हम लार्वावस्था में देखेंगे, जैसे जैसे हमारे उपसंग आते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें इनकी अवस्था के बारे में पता चलता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, फिर संघ कोर्डेटा को तीन उपसंघ में बांटा गया, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण इनको तीन उपसंघ में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा यानी कि ट्यूनिकेटा, और दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो थे उनको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते थे। यानी कि जो यूरोकॉर्डेटा था उसमें जो नोटोकॉर्ड था वो लार्वा की पूंछ में पाया जा रहा था। सेफेलोकॉर्डेटा में सिर से पूंछ तक पाया जा रहा था, सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत तक पाया जा रहा था। और जो वर्टिब्रेटा थे वो भ्रूणीय अवस्था में इनमें पाया जा रहा था। तो जब हम कॉर्डेटा संघ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो उपसंघ पढ़ा दिए थे, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा क्या था आपका कि यूरोकॉर्डेटा दो शब्दों से मिलकर बना था, यूरोज यानी कि टेल और कॉर्डा यानी कि नोटोकॉर्ड। तो इनके जो लक्षण थे वो क्या थे कि ये समुद्र में स्वतंत्र रूप में अकेले या छोटे समूह में पाए जा रहे थे। कुछ ट्यूनिकेटा की विकास अवस्था में एक एसिडियन टैडपोल लार्वा भी पाया जाता है। और जो ये लार्वा था, इसकी जो लार्वा है इसी की पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है, जो कायांतरण के आरंभ होने के पश्चात ही गायब हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो वयस्क होता है, जैसे जैसे उसकी बॉडी शेप चेंज होती है, वैसे वैसे वो नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। और इसके साथ ही प्रौढ़ावस्था में लार्वा की रचनाओं का लोप हो जाता है। और ऐसे कायांतरण को पश्चगामी रूपांतरण यानी कि रेट्रोजेनेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चगामी रूपांतरण क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो लार्वा होता है, जो लार्वा की रचनाओं का प्रौढ़ावस्था में लोप हो जाता है, ऐसे कायांतरण को पश्चगामी रूपांतरण कहते हैं। और वयस्क का शरीर क्या था, वो नालाकार, गोलाकार व अनियमित था। वयस्क में अनेक क्लोम छिद्र होते थे और एक ठोस गोल गुच्छिका से अनेक तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। और ये जो गुच्छिका थी, इस गुच्छिका से अनेक तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। ठीक, तो ये था आपका यूरोकोर्डेटा यानी कि ट्यूनोकोटा के बारे में। उसके बारे में दूसरा आता है आपका सेफलोकॉर्डेटा। तो सेफलोकॉर्डेटा जो था उसमें सिर से पूंछ तक व जीवन पर्यंत तक इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेफलोकॉर्डेटा है, सेफलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डे का मतलब नोटोकॉर्ड। तो ये समुद्री जंतु होते हैं सेफलोकॉर्डेटा। इनमें नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहता है। पृष्ठ पर नोटोकॉर्ड के ऊपर नालाकार तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। और ग्रसनी में अनेक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र यानी कि गिल्स पाए जाते हैं। नर और मादा इनमें भी सेपरेट होते हैं सेफलोकॉर्डेटा में, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा को दोनों एक ही नाम दिया गया, वो है प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, और उनके उदाहरण क्या थे सेफलोकॉर्डेटा के, वो थे एम्फियोक्सिस और ब्रेकियोस्टोमा। एम्फियोक्सिस आप पढ़ेंगे अपना जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे।
ठीक है, इसलिए मैंने आपको इनके डायग्राम नहीं दिखाए थे, लेकिन अब जो मैं आपको उपसंग पढ़ाऊंगी उनके मैं डायग्राम बताऊंगी। और आपको जो यूरोकोर्डेटा के जो एग्जाम्पल थे उसमें थे आपके ओआइको प्लूरा, साल्पा, डोलियोलम, हर्डमेनिया, एसिडिया और पाइरोसोमा। तो ये था आपका कोऑर्डिटा संघ को जब 3 संघ में बांटा गया था, हमने अपने 2 संघ पढ़ लिए थे, यूरोकोऑर्डिटा और सेफलोकोऑर्डिटा। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में कि वर्टिब्रेटा क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेटा क्या, उसको वर्टिब्रेटा को भी कितने उपसंघ में बांटा गया है, क्योंकि जो यूरोकोऑर्डिटा और सेफलोकोऑर्डिटा है इनको कोई उपसंघ या वर्ग में नहीं बांटा गया, लेकिन जो वर्टिब्रेटा है आपका ये बहुत बड़ा उपसंघ है और इसमें भी इस उपसंघ को भी कितने उपसंघ और संघ में बांटा गया, तो उसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो आपका उपसंघ वर्टिब्रेटा है इसको बोलते हैं सबफाइलम। ठीक है, वर्टिब्रेटा में क्या आते हैं, इसमें आते हैं कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणी यानी कि जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी जितने भी प्राणियों में पाई जाती है वो आते हैं आपके वर्टिब्रेटा में। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेटा उपसंघ है उसके सभी प्राणियों को वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्रेटा में भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और ये वयस्क अवस्था में आते आते इनमें मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, यानी कि मेरुदंड कशेरुक दंड भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये वर्ड्स जो मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ कि आप अभी तो हिंदी में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगी जब आप हायर क्लासेस में आएंगे, तो इसलिए मैं अभी से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका बैलेंस करके चलना चाहती हूँ, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो कि रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए आपको दोनों ही मैं आपके क्लियर कराती हूँ। जो अब बात आती है कि जो वर्टिब्रेटा है आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक बात बताई हुई, एक डेफिनेशन दी हुई है वर्टिब्रेटा के लिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेटा प्राणी है, कशेरुक प्राणी है, वो कॉर्डेटा संघ में आते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेटा संघ है पूरा कॉर्डेटा संघ में वर्टिब्रेटा नहीं आते, यानी कि कशेरुक प्राणी नहीं आते। तो आपकी बात समझ में आई कि जो वर्टिब्रेटा है वो कशेरुक संघ में आता है, लेकिन सॉरी जो वर्टिब्रेटा है वो कॉर्डेटा संघ में आता है, लेकिन जो कॉर्डेटा संघ है वो पूरा कशेरुक प्राणी नहीं है पूरे कॉर्डेटा संघ में। ठीक है, तो आपकी बात क्लियर हो गई कि जो वर्टिब्रेटा संघ है बस उसी वो ही कशेरुक प्राणी आते हैं, उसी में आते हैं वर्टिब्रेटा संघ में, यानी कि रीढ़ की हड्डी जितने भी प्राणियों में पाई जाती है वो आपके वर्टिब्रेटा संघ में रखे गए हैं। तो अब देखते हैं सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है वर्टिब्रेटा के। तो इस उपसंघ के प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाएगा जब रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, जब इंसान की बॉडी का मेन कंपोनेंट पाया जा रहा है, उसके जीवन का आधार पाया जा रहा है, तो इनमें मस्तिष्क पाया जाता है। और मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क कोश यानी कि सेरेनियम में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड पूंछ से मस्तिष्क कोश तक पाया जाता है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूंछ से शुरू होता है और मस्तिष्क कोश तक पाया जाता है। इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो वयस्क अवस्था में रूपांतरित होकर उपास्थल, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है जैसे ही इस संघ के प्राणी वयस्क अवस्था में आते हैं वो रूपांतरित हो जाता है, वो उपास्थल यानी कि कार्टिलेजिनस में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद अस्थिल यानी कि बोनी, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाता है। यानी कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो वयस्क अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है वर्टिब्रेटा में। नोटोकॉर्ड ये मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेटा में भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और वयस्क अवस्था में उपास्थल व अस्थिल मेरुदंड, यानी कि जैसे जैसे ये वयस्क होते चले जाएंगे वैसे वैसे ही रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित होता चला जाएगा। उसके बाद सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग यानी कि घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय पाए जाते हैं। जो सिर होता है उसमें विशेष प्रकार के इनके संवेदी यानी कि सेंसर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय। इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो इनका हृदय होता है वो 2, 3 या 4 प्रदंड चैम्बर में विभक्त होता है। आपको हृदय के बारे में अभी नहीं पता होगा, मे भी आपने पढ़ा भी हो कि हृदय जो होता है वो आपका 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, यानी कि 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो इनमें जो हृदय होता है या तो उसमें 2 पाए जाएंगे यानी कि 1 अलिंद 1 निलय, या 3 पाए जाएंगे 2 अलिंद 1 निलय, या फिर 4 प्रदंड यानी कि 2 अलिंद 2 निलय इनमें पाए जाते हैं। तो ये आप अपना फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद इनमें लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स इनमें पाई जाती हैं। इनमें वृक्क द्वारा जल संतुलन व उत्सर्जन होता है, किडनी द्वारा जल संतुलन होता है और उसी के द्वारा उत्सर्जन होता है। उसके बाद
जो उपांग होते हैं, उपांग फिन व पाद, लिम्स पैर व हाथ में युग्मित होते हैं। उपांग होते हैं, फिन व पाद, लिम्स पाद होते हैं आपके पैर व हाथ, वो युग्मित होते हैं। लक्षण आपने पढ़ लिए वर्टिब्रेटा के। अब आता उपसंग वर्टिब्रेटा को दो समूह में बांटा गया है। तो वर्टिब्रेटा जो इसको जो इस समूह को यानी इसके दो डिवीजन है। फर्स्ट आपका एग्नाथा, दूसरा आपका ग्नेथोस्टोमेटा। तो ये जो आपका एग्नाथा डिवीजन है, इसमें क्या होता है कि इसमें वो प्राणी आते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते यानी कि लेग जॉस, और ग्नेथोस्टोमेटा में वो प्राणी आते हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं यानी कि बियर्स योर्स। तो ये जो आपका एग्नाथा है, इसको एक क्लास में बांटा गया है बस, यानी कि वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। और ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इसको पहले महावर्ग यानी कि सुपर क्लास में बांटा गया है आपका। तो सुपर क्लास है आपकी दो, पिसीज और टेट्रापोडा। तो ये जो पिसीज है, इसकी भी क्लासेस है। इसकी क्लासेस जो है, फर्स्ट है आपकी कॉन्ड्रिस्थीज और दूसरी ओस्टिस्थीज। और ये जो दूसरा आपका महावर्ग है टेट्रापोडा, इसकी क्लासेस है एम्फीबिया, उभयचर यानी कि वो प्राणी जो जल में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक एम्फीबिया होता है। सांप आपके सारे एम्फीबियंस में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये जल में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं यानी कि धरती पर भी रहते हैं। दूसरा आता है इसमें रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप। तीसरा आता है इसमें एव्स यानी कि पक्षी। फोर्थ आते हैं आपके मैमल्स यानी कि स्तनधारी। यानी कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट महावर्ग हैं, सुपर क्लासेस हैं, वो सारी इसी संघ के ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन के अंदर आती हैं। सबसे पहले जानेंगे समूह एग्नाथा के बारे में कि समूह एग्नाथा क्या है, क्योंकि ये आपकी इसमें एक ही क्लास आती है। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में, उसके बाद उसकी जो महावर्ग है उनके बारे में। ठीक है। तो ये जो समूह एग्नाथा है, इसमें क्या होता है कि इस समूह के प्राणियों में नोटोकॉर्ड जो होता है वो आजीवन स्थायी रहता है। नोटोकॉर्ड जो पाया जाता है वो आजीवन स्थायी रहता है, और इनमें वास्तविक जबड़े जो होते हैं एवं युग्मित पक्ष अनुपस्थित होते हैं। इनमें वास्तविक जबड़ा नहीं होता और युग्मित पक्ष अनुपस्थित होते हैं। जनन वाहिनियां भी इनके अंदर नहीं पाई जाती, और इसका एक वर्ग साइक्लोस्टोमा है। इसका एक वर्ग साइक्लोस्टोमा है। वर्ग साइक्लोस्टोमा के बारे में पढ़ते हैं कि ये साइक्लोस्टोमा वर्ग क्या है। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो इस वर्ग के प्राणी सभी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट होते हैं। बाह्य परजीवी यानी कि कुछ टाइम जल में रहे, कुछ टाइम बाहर रहे, तो बाह्य परजीवी इस टाइप के होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, और इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। यानी कि जो साइक्लोस्टोमा होता है, इस संघ के प्राणी मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है और इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। और अब जानते हैं इनके मुख्य लक्षण के बारे में कि इनके मुख्य लक्षण होते क्या हैं। तो ये जो आपका साइक्लोस्टोमा है, इसमें क्या होता है कि इसमें बिना जबड़े, हमें पता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि बिना जबड़े नहीं पाए जाते इस संघ के प्राणियों में। तो साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि देखेंगे हम डायग्राम में कि मुख जो है वृत्ताकार है। इनके शरीर में शल्क यानी कि स्केल्स पाई जाती है, और युग्मित पखों का अभाव होता है। इनमें युग्मित पख नहीं पाए जाते। कपाल मेरुदंड उपास्थल इनके अंदर पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र इनके अंदर बंद प्रकार का होता है। और जो जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं वो समुद्री होते हैं। समुद्री इसलिए होते हैं किंतु जनन के लिए अलवड़ीय जल में प्रवास करते हैं। यानी कि क्या होता है कि संघ के प्राणियों में कि ये सारे के सारे समुद्री होते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन जब इन जनन का टाइम आता है तो ये अलवड़ीय जल यानी कि मीठे जल में आ जाते हैं। मीठे जल में आके ये अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद ये क्या करते हैं कि जनन के कुछ दिन बाद ही ये मर जाते हैं। जैसे ही फिर इनका लार्वा एक प्रॉपर स्टेज में आता है, फिर वो अपनी धरती पर चला जाता है, यानी कि वो समुद्री जल में चला जाता है। तो इस संघ के प्राणियों की विशेषता है कि जनन के बाद ये प्राणी क्या होते हैं, जनन के बाद ये प्राणी मर जाते हैं। और इनके लार्वा कायांतरण के बाद जो इनके लार्वा होते हैं, जो ये लार्वा देते हैं, वो कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में लौट जाता है। तो जो साइक्लोस्टोमा संघ के जंतु में दो कोष्ठ यानी कि अलिंद और निल्ले पाए जाते हैं। इनमें दो कोष्ठ पाए जाते हैं बस, अलिंद और निल्ले। तो अब देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम मैंने आपको दो बताए यहाँ पे, एक तो हैगफिश है, दूसरा है आपका लैम्प्रे। तो हैगफिश में क्या है कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं इसमें। दूसरा जो इनका मुख है वो वृत्ताकार है। गिल स्लिट्स इनके अंदर पाई जा रही हैं जो 12 पेयर्स में है। म्यूकस ग्लैंड इनके अंदर पाई जा रही है। ठीक। उसके बाद दूसरा आपका जो लैम्प्रे है, इसमें जो गिल ओपनिंग है वो 7 पेयर्स में पाई जा रही है। ठीक है। तो जो लैम्प्रे है इसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, इसका ये साइंटिफिक नेम है, और हैगफिश का साइंटिफिक नेम है माइसिन। तो ये था आपका वर्टिब्रेटा संघ के बारे में। उसके बाद
जो वर्टिब्रेटा संघ में हमने आज क्या पढ़ा, वर्टिब्रेटा संघ में हमने सबसे पहले पढ़े उसके सामान्य लक्षण, वर्टिब्रेटा के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना उसके बाद हमने वर्टिब्रेटा समूह में डिवीजन देखा। डिवीजन दो था, एग्नाथा आपका और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नाथा में हमने देखा कि जबड़े नहीं पाए जाते और ग्नेथोस्टोमेटा में हमने जाना कि जबड़े पाए जाते हैं। तो जो एग्नाथा था उसका जो क्लास थी हमारी वो साइक्लोस्टोमेटा, उसके बारे में हमने जाना कि वर्ग साइक्लोस्टोमेटा क्या है, कि इस संघ के जो सभी प्राणी थे वो कुछ मछलियों में बाह्य परजीवी थे और इनका शरीर लंबा होता है और इनमें श्वसन के लिए क्लोम छिद्र होते हैं। ठीक है, जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें हमने जाना कि जबड़े पाए जाते हैं और जो ग्नेथोस्टोमेटा उसको बांटा गया महावर्ग में। महावर्ग यानी कि दो महावर्ग हैं उसके, पिसीज और टेट्रापोडा। और जो पिसीज है आपका उसको दो वर्ग में बांटा गया, कॉन्ट्रिस्थीज और ऑस्टिस्थीज में। और जो टेट्रापोडा है उसको चार वर्ग में बांटा गया है, एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एव्स यानी कि पक्षी और मैमल्स यानी कि स्तनधारी। तो कल हम पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में। ग्नेथोस्टोमेटा में जो महावर्ग है पिसीज, पहले पिसीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्रापोडा के बारे में। तो ये जो ग्नेथोस्टोमेटा आपका डिवीजन है, आपका बहुत बड़ा डिवीजन है, तो इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा हो पाएगा और आपकी जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और धीरे धीरे मैं आपका ये सब क्लियर कराऊंगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी कुछ टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। आपका चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है लेकिन आपका इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये वाला चैप्टर। तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतने अगर आप साथ के साथ जितने भी लक्षण मैं बता रही हूँ, जितने भी वर्ग मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी महासंघ उपसंघ मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनको साथ के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे पहले ही। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी चीज़ें पहले से ही क्लियर रहें, तो इसको बार बार इनका रिवीजन करें जितने भी लक्षण मैं आपको बता रही हूँ।